हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग कोर्स, क्रैश कोर्स का डे 16 का टॉपिक, जिसपे आज हम डिस्कस करेंगे कोलॉइडल स्टेट के बारे में। याद हो तो डे 15 के टॉपिक पर मैंने आपको कहा था कि ये जो सरफेस केमिस्ट्री है ये 3 टॉपिक से बना है, कैटलिस्ट, एड्सॉर्प्शन और कोलॉइडल स्टेट, जिसमें कैटलिस्ट और एड्सॉर्प्शन वाले कंसेप्ट हम पहले ही निपटा चुके हैं डे 15 को। आज हम बात करेंगे कोलॉइडल स्टेट के बारे में। डे 16 का टॉपिक है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेईई के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जेईई में जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा काफी क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चैप्टर से पूछे गए। चर्चा शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोलॉइडल स्टेट के बारे में। सबसे पहले कोलॉइडल स्टेट या कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, हमने बेसिकली मिक्सचर को 3 पार्टों में बांटा था। हमने कहा था कि 2 कंपाउंड या 2 से अधिक कंपाउंड अगर मिल जाए तो वो मिक्सचर बना लेते हैं, लेकिन वो मिक्सचर 3 प्रकार के होते हैं डिपेंडिंग की जो सॉल्यूट है या जो कम मात्रा में जो प्रेजेंट है सब्सटेंस, उसका पार्टिकल साइज क्या है। अगर उसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है तो हम उसे कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अगर उसका पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है तो हम उसे कहेंगे सस्पेंशन। लेकिन अगर उसका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है तो हम उसको कहेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन के कई एग्जांपल्स है, जैसे आप घर में मिल्क देखते हो तो दैट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। पेंट्स जो घर में यूज होते हैं, पेंट्स, वो आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन से। जो आप अपने आसपास धुंध जमी हुई दिखते हो, फॉग, वो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है। जो मॉइस्चराइजर क्रीम आप लगाते हो वो आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन से। तो ये वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ dispersed phase particles, dispersed phase particles means those particles which are present in less amount, dispersed phase particles. There are 3 different types of solutions: true solutions, suspensions and colloidal. In true solutions, the dispersed phase particle are present as single molecule or ion. The size of the dispersed phase particle is less than 1 nanometer. ये true solution हो गया। Colloidal solution में colloidal particles have an enormous surface area per unit mass as a result of their small size. It is heterogeneous. In suspension, the size of dispersed phase particle is more than 100 nanometer and it is also heterogeneous. तो basically अगर हम heterogeneous की बात करें तो दोनों, अगर हम heterogeneous की बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में 2 आते हैं। कौन कौन से? हमारा कोलॉइडल भी आता है, तो वी हैव दिस एज कोलॉइडल सॉल्यूशन, और ट्रू सॉल्यूशन भी आता है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन भी आता है। ये हमारे 2 हेट्रोजीनियस है। अच्छा, कोलॉइडल सॉल्यूशन देखने में शुरुआत में लगता है होमोजीनियस होगा, बट वो एक्चुअली हेट्रोजीनियस होता है। दिखने में लगता है कि पूरा यूनिफॉर्मली कंपोजिशन है, लेकिन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता नहीं है, वो हेट्रोजीनियस होता है। जबकि अगर हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर की, तो होमोजीनियस मिक्सचर में हमारा एक आता है, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर में हमारा एक आएगा एंड दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। तो ये होता है ट्रू सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर में हमारा एक आता है ट्रू सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डिस्पर्स फेस एंड द डिस्पर्शन मीडियम आर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, हमारे पास डिफरेंट टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, इस पे करीबन करीबन तो तुम 5 सितारे चमका लो। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। बोर्ड लेवल पर भी क्वेश्चन आता है, अगर आप स्कूल लेवल के लिए पढ़ रहे हो तो भी क्वेश्चन आएगा, और अगर आप जेईई लेवल के लिए पढ़ रहे हो तो भी क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के आधार पर डिफरेंट टाइप के कोलॉइड्स होते हैं। पहले समझ लो डिस्पर्स फेस क्या होता है। वो चीज, वो कंपाउंड जिसकी मात्रा सबसे कम हो, जिनकी मात्रा कम हो किसमें, सोल्यूशन में, जिसको आप कोलॉइडल सॉल्यूशन बोल रहे हो, उसमें जिस सब्सटेंस की मात्रा कम होगी उसे हम डिस्पर्स फेस कहेंगे। और जो एक सब्सटेंस रहेगा जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी, कोई एक जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी, वो डिस्पर्जन मीडियम कहलाएगा। तो वो डिस्पर्जन मीडियम कहलाएगा। अब यहां पर हम देख लेते हैं, जैसे डिस्पर्स फेस है गैस और डिस्पर्जन मीडियम है लिक्विड। मतलब आपका डिस्पर्स फेस का पार्टिकल है गैस और डिस्पर्जन मीडियम है लिक्विड, तो गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो इसके एग्जांपल होते हैं सोडा वाटर, फ्रॉथ, शेविंग क्रीम। इसमें गैस डिस्पर्स होती है लिक्विड में, और इस कोलॉइडल सिस्टम का नाम होता है फोम। ये कोलॉइडल सिस्टम के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। फोम
लेकिन अगर मान लो गैस डिस्पर्स है सॉलिड में तो इसको फोम, रबर, कॉर्क, प्यूमाइज स्टोन, ये सब एग्जांपल होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड सोल। तो गैस अगर सॉलिड में है तो सॉलिड सोल, गैस अगर लिक्विड में है तो फोम। ये हो गई गैस का। अब गैस और गैस का केस नहीं आता। गैस कभी गैस में डिस्पर्स नहीं होती, हेट्रोजीनियसली नहीं होती, वो होमोजीनियसली होती है, तो इट ऑलवेज फॉर्म्स ट्रू सोल्यूशन। तो गैस अगर गैस के साथ डिस्पर्स होगी तो इट विल ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म ट्रू सोल्यूशन। वो ना सस्पेंशन बनाएगा ना कोलॉइडल सोल्यूशन बनाएगा। फिर आते हैं लिक्विड्स। लिक्विड्स अगर डिस्पर्स्ड होंगे गैस में तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस में डिस्पर्स्ड है, फॉग, मिस्ट, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सब इसी में आता है एंड इट इज कॉल्ड एज एरोसोल। तो लिक्विड अगर गैस के अंदर डिस्पर्स्ड है तो उसे एरोसोल कहेंगे, बट लिक्विड अगर लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड है, जैसे मिल्क, हेयर क्रीम, इन सब में लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड है तो इट इज कॉल्ड एज इमल्शन। So emulsion is basically a colloidal solution or colloidal system of a dispersed phase as a liquid dispersed in a dispersion medium which is also liquid. So when liquid is dispersed in a liquid then the colloidal system is called as emulsion. फिर आता है liquid dispersed in solid, liquid solid में dispersed होगा जैसे बटर और चीज, तो we have this as solid emulsion जिसको हम जेल कहते हैं। तो ये जेल हो जाएगा। Then we have solid in gas, dust in air. सॉलिड इन गैस इज कॉल्ड एज एरोसोल ऑफ सॉलिड्स। देखो लिक्विड इन गैस भी एरोसोल था, लेकिन सॉलिड इन गैस भी एरोसोल होगा, बट इट विल बी कॉल्ड एज एरोसोल ऑफ सॉलिड्स। तो जिसमें डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा उसको हम एरोसोल कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एरोसोल हो गए। और इसमें डस्ट इन एयर, स्मोक विल बी द एग्जांपल। देन वी हैव डिस्पर्जन मीडियम एज लिक्विड, डिस्पर्स फेस एज सॉलिड। तो सॉलिड डिस्पर्स है लिक्विड के अंदर, तो सॉलिड डिस्पर्स है लिक्विड के अंदर, पेंट, इंक, कोलॉइडल गोल्ड, ये सब जो होंगे एग्जांपल होंगे एंड इट इज कॉल्ड एज सिंपल सोल। इसको अपन सिंपल सोल कहेंगे। देन वी हैव सॉलिड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, सॉलिड में डिस्पर्स्ड है तो वी हैव रूबी ग्लास, जेमस्टोन्स, अलॉयज, रॉक सॉल्ट एंड वी कॉल्ड इट एज सॉलिड सोल। तो हम इसे सॉलिड सोल कहेंगे। तो ये सब जो होते हैं कोलॉइडल सिस्टम के नाम होते हैं विद एग्जांपल्स, और ये टेबल से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, इसलिए इस पे 5 स्टार बनाना बिल्कुल बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी ऑफ फेजेस। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी ऑफ फेजेस, यानी कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में कैसी एफिनिटी है, अच्छी है कि बेकार है, उसके आधार पर भी हमारा कोलॉइड 2 प्रकार का होता है। एक होता है लायोफिलिक कोलॉइड, लायो मतलब सॉल्वेंट, डिस्पर्स्ड फेस का सॉल्वेंट, डिस्पर्जन मीडियम का सॉल्वेंट, और फिलिक मतलब लविंग, फिजिक मतलब अट्रैक्टिंग। तो जो भी डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स डिस्पर्जन मीडियम से अट्रैक्ट करके रहते हैं उसे हम कहते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स। एक और होता है लायोफोबिक कोलॉइड्स, जिसमें डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम से रिपेल करते हैं, अट्रैक्शन नहीं करते हैं, रिपेल करते हैं, तो वो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं। और अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है, अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, तो फिर लायो की जगह हम हाइड्रो वर्ड यूज करेंगे। लायो जनरली सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर वाटर है तो फिर आप हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कोलॉइडल सिस्टम्स भी बोल सकते हो। तो वी हैव लायोफिलिक कोलॉइड्स रिप्रेजेंट सच कोलॉइड सिस्टम इन विच द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेस हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल में अच्छी अट्रैक्शन होगी। दीज आर रिवर्सिबल कोलॉइड्स, एग्जांपल गम, जिलेटिन, रबर, प्रोटीन्स एटसेट्रा। तो ये सब क्या होते हैं, रिवर्सिबल कोलॉइड्स होते हैं। गम, जिलेटिन, रबर, ये सब इसके एग्जांपल है। देन वी हैव लायोफोबिक कोलॉइड्स, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेस हैव नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स और डिस्पर्जन मीडियम में आपस में कोई भी एफिनिटी, कोई भी अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। दीज आर इरिवर्सिबल, एग्जांपल सोल ऑफ मेटल्स एंड देयर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स लाइक सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स। तो जितने भी मेटालिक सोल्स होते हैं ये सब आपके लायोफोबिक सोल्स होते हैं, क्योंकि इनमें कहीं पे भी अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। If water is used then it is called as hydrophobic. Lyophobic colloids are less stable due to the presence of electric charge on their particles. Lyophobic colloids जो होते हैं वो unstable होते हैं, मतलब they are less stable due to the presence of electric charge on their particles. So lyophobic colloids में electric charge होता है, इसलिए they are less stable. तो वो उतने stable नहीं होते। Now classification of colloids on the basis of molecular size, colloids are classified as follows. मतलब molecular size के आधार पर colloid को कैसे classify करेंगे, तो colloid होते हैं मैक्रोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स और एसोसिएटेड कोलॉइड्स। 3 टाइप के कोलॉइड्स आएंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स। आर द कोलॉइड्स इन विच कोलॉइडल पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स और सम मॉलिक्यूल्स विद डायमीटर लेस देन 10 की पावर -9 मीटर और 1 नैनोमीटर। एग्जांपल, अ सोल ऑफ गोल्ड, अ सोल ऑफ सल्फर। अगर छोटे छोटे पार्टिकल जो कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल थे वो एग्रीगेट हो जाए, आपस में जुड़ जाए और जुड़कर कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल में कन्वर्ट कर ले, मतलब पहले पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल मिल गए,
आपस में चिपक गए और अपना साइज बढ़ा लिया और उस साइज में ले आए जो कोलॉइडल रेंज होती है। कोलॉइडल रेंज क्या होती है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। तो उस कोलॉइडल रेंज के बीच में ले आएंगे तो ऐसे कोलॉइड्स को हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, जहां छोटे छोटे पार्टिकल एग्रीगेट हो गए। जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स थे जिनका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा था वो एग्रीगेट हो गए और एग्रीगेट होकर कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल के साइज में आ गए। ऐसे कोलॉइड्स हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहेंगे। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा सस्पेंशन साइज का, वो टूटेगा और कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल के साइज में चला जाएगा। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आएगा। मतलब कहना चाहिए मल्टी मॉलिक्यूलर से बिल्कुल ऑपोजिट है। मल्टी मॉलिक्यूलर में छोटे छोटे जुड़ के बड़ा बनते थे, कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल में आते थे, लेकिन यहां बड़ा पार्टिकल जो सस्पेंशन की रेंज में पहले से होगा वो टूटकर कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल में आएगा। तो ये चीज होगी मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स पे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। सो दीज आर द कोलॉइड्स इन विच कोलॉइडल पार्टिकल्स देमसेल्व्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, नायलॉन एटसेट्रा। सो दे आर इटसेल्फ द लार्ज मॉलिक्यूल्स जो ब्रेक डाउन होते हैं। एंड देन वी हैव एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स जिनको मिशेल्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? आर द सब्सटेंसेस व्हिच बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स एट लो कंसंट्रेशन बट एज कोलॉइड्स एट हाई कंसंट्रेशन। दिस इज बिकॉज एज at higher concentration they form associated particles called micelles. They form associated particles called micelle. Example soaps and synthetic detergents. तो लो कंसंट्रेशन पर तो ये क्या रहते हैं? नॉर्मल पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है, जब ये हायर अमाउंट में, हायर कंसंट्रेशन में हो जाते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट करके कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल के साइज में आ जाते हैं। जनरली ऐसा करने वाले मिशेल कहलाते हैं या एसोसिएटेड कोलॉइड कहलाते हैं। तो जैसे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, हम इनको बेसिकली मानते हैं कि एसोसिएटेड कोलॉइड्स हैं। क्यों? क्योंकि लो कंसंट्रेशन पे दे बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर थोड़ा सा पानी में हमने साबुन मिलाया है तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन बार बार अगर हम घिसें तो ज्यादा साबुन का कंसंट्रेशन जब हो जाएगा तो वहां मिशेल फॉर्मेशन होने लगेगा, वहां पर फोम डेवलप होने लगेगा। तो वो मिशेल फॉर्मेशन जो होगा वो कौन सा कोलॉइड होगा? एसोसिएटेड कोलॉइड होगा। तो उस कोलॉइड को हम बेसिकली एसोसिएटेड कोलॉइड कह देंगे। अब इस एसोसिएटेड कोलॉइड में द कंसंट्रेशन अबव व्हिच मिशेल फॉर्मेशन अकर्स इज कॉल्ड एज CMC। वो कंसंट्रेशन मिनिमम जिसके ऊपर आपका कोलॉइडल फॉर्म हो जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, उस कंसंट्रेशन को हम CMC कहेंगे, विच इज कॉल्ड एज क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। उस कंसंट्रेशन को हम CMC कहेंगे, विच इज कॉल्ड एज क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन वो मिनिमम कंसंट्रेशन होता है जहां से कोलॉइड बनना शुरू होता है, क्योंकि लो कंसंट्रेशन पर तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है, एक पर्टिकुलर हाई कंसंट्रेशन की वैल्यू टच करने के बाद ही वो लोग कोलॉइड की तरह बिहेव करेंगे। तो दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज CMC एंड द टेम्परेचर अबव व्हिच मिशेल फॉर्मेशन अकर्स इज कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राफ्ट टेम्परेचर पे सवाल आता है कई बार। जो टेम्परेचर जिसके ऊपर मिशेल फॉर्मेशन होगा उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहेंगे। तो मिनिमम वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मिशेल फॉर्म हो सकता है उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहेंगे। कभी आप देखना कि ठंडे पानी में जब आप साबुन या डिटर्जेंट रगड़ते हो, घिसते हो कपड़े धोने के लिए या खुद के नहाने के लिए, तो आप देखना ठंडे पानी में उतना झाग नहीं निकलेगा जितना गर्म पानी में झाग निकलेगा। उसका लेना देना क्राफ्ट टेम्परेचर से ही है, क्योंकि एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जहां पर मिशेल फॉर्मेशन होना शुरू होता है, और वो टेम्परेचर जब हायर साइड चला जाता है तो मिशेल ज्यादा फॉर्म होते हैं। इसका मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन ज्यादा मात्रा में बन रहा है। तो ये चीज होती है क्राफ्ट टेम्परेचर, जो वो मिनिमम टेम्परेचर होगा जहां से मिशेल फॉर्मेशन होना शुरू होगा। नाउ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। भैया कोलॉइड्स बना कैसे सकते हो, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स मे बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली वार्मिंग द सॉलिड विद द लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम। आप क्या करो? लायोफिलिक, लायोफिलिक मतलब जो डिस्पर्जन मीडियम से अट्रैक्टिव डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स होंगे, वो वाला कोलॉइड जिसमें जो कम मात्रा का सब्सटेंस है वो अट्रैक्शन दिखाएगा ज्यादा मात्रा के सब्सटेंस के साथ। डिस्पर्स फेस का पार्टिकल अट्रैक्टेड रहेगा डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल के साथ, वो वाला कोलॉइड इज लायोफिलिक। और लायोफिलिक को बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डिस्पर्स फेस का पार्टिकल अट्रैक्शन दिखाता है डिस्पर्जन मीडियम से। तो कुछ मत करो, दोनों को मिक्स कर दो, लिक्विड रख लो, डिस्पर्जन मीडियम, सॉलिड डाल दो, हल्का सा शेक कर दो और थोड़ा सा गर्म कर दो, आपका लायोफिलिक कोलॉइड तैयार है। क्योंकि वो ऑलरेडी वो अट्रैक्शन दिखाएंगे, ऑलरेडी वो चाहेगा कि भैया मैं डिस्पर्जन मीडियम के साथ जाऊं, तो बस आपको उनको मिलाने की जरूरत है। बस मिलाने की देर, आपने उसको शेक करा, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, हल्का सा उनको हीट कर दिया, तो वहां पर वो कोलॉइड बन गया। ऑन द अदर हैंड लायोफोबिक कोलॉइड्स, इसमें दिक्कत जाएगी, क्योंकि लायोफोबिक कोलॉइड्स जो होते हैं वो
अट्रैक्शन नहीं दिखाते। डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स डिस्पर्जन मीडियम को रिपेल करते हैं, अट्रैक्शन नहीं दिखाते। हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड, इसलिए आपको उनको अलग से मेथड, स्पेशल मेथड से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और यहां पर हमारे पास जो मेथड्स है उसमें सबसे पहली मेथड है डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन मेथड पे क्या होगा, दीज मेथड्स इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ बिगर पार्टिकल्स टू द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जन मेथड में एक बड़ा पार्टिकल का साइज लाएंगे जो कि सस्पेंशन है, बहुत हद तक मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड जैसा फॉर्मेशन होगा, तो इसमें हम लोग उस मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे और तोड़कर इसको इतना छोटा पार्टिकल बना देंगे कि ये कोलॉइडल रेंज में आ जाएगा। बोले तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आएगा। तो दिस इज दी वन ऑफ द मेथड। अब इसमें द वेरियस डिस्पर्जन मेथड्स आर, अब इसमें भी अलग अलग तरीके हैं उसको तोड़ने के। एक होता है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, इसको ब्रेडिग्स आर्क मेथड भी कहते हैं, ब्रेडिग्स आर्क मेथड। इसमें होता क्या है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन। बाय दिस मेथड कोलॉइडल सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड। ब्रेडिग्स आर्क मेथड में क्या होता है, एक बड़ा सा हम लोग जैसे गोल्ड का एक बार ले आए, गोल्ड का सोल बनाना है, गोल्ड के बार को हमने पानी में डिप करा, ठीक है। जैसे ये एक हमने कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में हमने क्या करा, इस कंटेनर में हमने क्या करा, पानी भर दिया और इसमें हम लोग एक गोल्ड का बार ले आए। ये सपोज करो एक गोल्ड का बार है, ठीक है, जिसका मुझे सोल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रिक आर्क इस पे से टच कराकर इसको, इलेक्ट्रिक आर्क समझ गए, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वायर ले लिया और इसको इससे टच करा दिया। अब यहां जैसे ये लोग टच करेंगे, जैसे ये यहां टच करेगा बेसिकली, तो होगा क्या, जैसे ही इलेक्ट्रिक आर्क से इसको टच करा तो यहां पर करंट निकलेगा, स्पार्क निकलेगा। वो स्पार्क हीट प्रोड्यूस करेगा जो गोल्ड के वेपर्स बनाएगा। यहां गोल्ड के वेपर्स बनेंगे, बट ये ऑलरेडी सॉल्वेंट में है, ये ऑलरेडी पानी में है। तो जैसे ये सॉल्वेंट में होगा, जैसे ये सॉल्वेंट में होगा तो वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे तो यहां पर उसके पार्टिकल्स बन जाएंगे गोल्ड के। तो यहां पर हमारा गोल्ड सोल बन जाएगा, यहां पर हमारा गोल्ड सोल बन जाएगा। ये डिस्पर्जन मीडियम था और ये बड़ा पार्टिकल था जिसको हमने, ये डिस्पर्जन मीडियम था और ये बड़ा पार्टिकल था जिसको हमने इलेक्ट्रिक आर्क देकर डिसइंटीग्रेट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेशन। तो हमने इलेक्ट्रिक आर्क दिया जिससे वो टूट गया, तो डिसइंटीग्रेट कर दिया। तो डिसइंटीग्रेट करने पर ये बन जाएगा कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो कि गोल्ड का होगा। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेट करना मतलब खत्म, तोड़ देना, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, डिसइंटीग्रेट मतलब तोड़ना। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ है, इसलिए इसे इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड कहते हैं या फिर इसे ब्रेडिग्स आर्क मेथड कहते हैं। सेकंड इज पेप्टाइजेशन। कोई पेप्टाइजिंग एजेंट मिला दो। पेप्टाइजेशन में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, it involves the conversion of freshly prepared precipitate into colloidal solution by adding suitable electrolyte. The suitable electrolyte is known as peptizing agent. आपको पता है कि आपने colloidal solution बनाया था बट वो अल्टीमेटली नीचे जाकर सेटल्ड हो गया, कोई प्रेसिपिटेट बन गया या कह लो कोई रिएक्शन हुई जिसमें एक नमक इनसॉल्युबल होने के कारण नीचे जमा हो गया। आप क्या कर सकते हो, उसको वापस से कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हो उस नमक का। आप कुछ रिएजेंट डाल दो, एक ऐसा सब्सटेंस डाल दो जो नीचे बने हुए प्रेसिपिटेट के साथ रिएक्ट करके उसको सॉल्यूशन में ले आए। प्रेसिपिटेट समझ गए, नीचे जो नमक जम जाता है जब वो इनसॉल्युबल होता है तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो कुछ ऐसा सब्सटेंस, कुछ ऐसा रिएजेंट डालो जो उसको वापस ले आए, तो जैसे ही उसको वापस लाएंगे तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। वो जो रिएजेंट जिसको ऐड करके हमने ऐसा किया उसको पेप्टाइजिंग एजेंट कहेंगे। जैसे मान लो फ्रेश पीपीटी है FeOH होल थ्राइस का, अब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दो FeCl3 का। जैसे FeCl3 डालोगे तो ये कोलॉइड बन जाएगा FeOH होल थ्राइस इंटू Fe3 प्लस 3Cl माइनस, ये कोलॉइड बन गया। तो इस इलेक्ट्रोलाइट को डालने से हुआ, तो दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइजिंग एजेंट। इसको हम कहेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट। तो ये पेप्टाइजिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडेंसेशन और केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड से भी आप कर सकते हो बाय डबल डिकम्पोजिशन। जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कराओगे तो आर्सेनिक सल्फाइड बनेगा जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। तो कई बार कोई रिएक्शन में भी आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन मिलता है, वही मेथड्स को आप लगाकर केमिकली भी कोलॉइड्स बना सकते हो। हाइड्रोलिसिस कर दोगे अगर FeCl3H2 होगा तो FeOH होल थ्राइस का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा प्लस 3HCl निकल जाएगा। यही FeOH होल थ्राइस नीचे अगर प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो वापस इसमें FeCl3 डालेंगे जो कि पेप्टाइजिंग एजेंट का काम करेगा और वापस हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाकर दे देगा। कई बार रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का नाइट्रिक एसिड के साथ अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो वाटर बनेगा, NO2 बनेगा, लेकिन ये जो सल्फर बनेगा ये कोलॉइडल फॉर्म में बनेगा। तो सल्फर का कोलॉइड भी आपको यहां मिल जाएगा। तो सल्फर का कोलॉइड यहां पर बन गया। तो ये वो कुछ
केमिकल मेथड्स हैं जिनसे आप कोलॉइड बना सकते हो, ठीक है, तो केमिकली भी कोलॉइड्स बन सकते हैं। अब आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स को प्यूरिफाई कैसे करेंगे? प्यूरिफिकेशन नीड्स टू बी डन, सो देयर आर कॉमन मेथड्स इन विच थ्रू विच कोलॉइड्स कैन बी प्यूरिफाइड। तो कोलॉइड्स को प्यूरिफाइड कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला मेथड होता है भाई डायलिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपने देखा होगा मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी डायलिसिस का बहुत बड़ा योगदान है, मेडिकल साइंस में भी, क्योंकि प्यूरिफिकेशन जो ब्लड का होता है या किडनी का जो प्यूरिफिकेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, उसमें डायलिसिस प्रोसेस होती है। मेनली ब्लड के प्यूरिफिकेशन में हम डायलिसिस यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो भी एक कोलॉइडल सोल्यूशन है। रिमेंबर, ब्लड इज ऑल्सो अ कोलॉइडल सोल्यूशन। तो डायलिसिस प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम अ सोल बाय डिफ्यूजन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डायलिसिस में आप क्या करते हो? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के रहते हैं या जो आयंस के रहते हैं, आप उनको हटा सकते हो, क्योंकि आपने कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिलाया था कोई कोलॉइडल सोल्यूशन फॉर्म करने के लिए, तो उस कोलॉइडल के पार्टिकल वहां रह गए होंगे, जिसके कारण हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन इंप्योर हो गया होगा, उसको निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे? डिफ्यूजन प्रोसेस का सहारा लेंगे। डिफ्यूजन आपको याद है, जिसमें क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में होती है और उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स का फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन। तो वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, वही डिफ्यूजन यहां पर होगा। इन दिस प्रोसेस इंप्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ बैग ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डिपिंग इन वाटर। तो आप क्या करते हो? एक बैग ले लेते हो बेसिकली, उस बैग को, ये बैग है बेसिकली आपका, इस बैग में आपने कोलॉइडल पार्टिकल ले लिया, इंप्योर कोलॉइडल पार्टिकल, और इसको आपने रखा इसको आपने रखा किसी वाटर के कंटेनर में जिसमें वाटर डिप्ड है। तो इसमें आप इसको आपने वाटर के कंटेनर में रखा जिसमें वाटर डिप्ड है पूरे तरीके से, ये ऐसा आपने वाटर डिप्ड करके इसको रखा हुआ है, वाटर में डिप्ड करके रखा हुआ है ये। तो अपने आप ये प्रोसेस होगी, ये आपने इसको डिप्ट कर दिया, ठीक है, अपने आप यहां पर प्रोसेस होगी। तो यहां से जो इंप्योर, ये जो इंप्योर कोलॉइडल होगा, तो यहां से जितने भी इंप्योरिटी आयंस होंगे वो सब बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और वाटर को हम सर्कुलेट करते रहेंगे। तो ये इंप्योर कोलॉइड है, ये इंप्योर कोलॉइड है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और यहां से आप एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट देखोगे कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है, जो इलेक्ट्रोलाइट के इंप्योर पार्टिकल्स है, वो बाहर जा रहे हैं और वाटर में मिक्स हो रहे हैं। वाटर को हम सर्कुलेट करते जाएंगे, अगर वाटर को सर्कुलेट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि बाहर जो हो जाएगा वो इंप्योरिटी बढ़ जाएगी, तो फिर अंदर पानी जाने लगेगा। तो वो चीज हम नहीं करना चाहते, इसलिए यहां पर क्या होगा, ये आपको बेसिकली सारी चीजें मिलेंगी। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि जो dipping in water, the ions diffuse through membrane, तो ions will diffuse through these membranes. Ferric hydroxide salt can be purified by this method. तो जो ferric hydroxide का सोल होता है उसको भी आप इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो। तो this is how the dialysis can be done. Then we have electrodialysis. जो नॉर्मली जो डायलिसिस प्रोसेस होती है बहुत स्लो होती है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस तो करती है लेकिन बहुत स्लो वर्क करती है। इसका फास्ट कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं। तो हमें अगर पता चल जाए कि कोलॉइडल पार्टिकल या वो जो आयन या वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन से चार्ज का है, क्योंकि वो कोई ना कोई से चार्ज का तो होगा, तो फिर उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हम बाहर इलेक्ट्रोप्लेट लगा देंगे, उसके बाहर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, तो उसके ऑपोजिट प्लेट की तरफ वो भागने लगेगा। जो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट होता है उसकी तरफ वो क्या करने लगेगा, भागने लगेगा। यानी कि ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है ये तेज हो जाएगा under the influence of an electric field, then the process is known as electrodialysis. तो इसको अपन electrodialysis कह देंगे। If dialysis is carried out under the influence of electric field, it is called as electrodialysis. This speeds up the migration of ions to the opposite electrodes. Next is ultrafiltration. हमने filtration का भी filtration लगा दिया, मतलब हमने double layered filter paper अगर लगा दिया, या अल्ट्रा फिल्टर पेपर ऑलरेडी आता है मार्केट में, वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर लगा दिया, तो डबल फिल्टर पेपर या अल्ट्रा फिल्टर पेपर से वो कोलॉइडल पार्टिकल भी क्या, जो इंप्योर पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के हैं, वो क्या हो जाएंगे, उस कोलॉइडल सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएंगे। सो सेपरेशन ऑफ सोल पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड मीडियम एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स बाय फिल्ट्रेशन थ्रू एन अल्ट्रा फिल्टर इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जैसे हम चाय छानते हैं तो कई बार एक स्टेनर लेते हैं ना, अगर हम 2 स्टेनर्स ले लें फिर चाय छाने तो और चाय अच्छे से छनेगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि
आपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर दिया, तो फिल्ट्रेशन का भी फिल्ट्रेशन कर दिया, तो उसमें क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स है, जो बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, वहां पर ट्रैप हो जाएंगे और वो पास नहीं होंगे। रेस्ट कोलॉइडल सॉल्यूशंस पूरा पास हो जाएगा। तो वो जो आयंस के या वो जो आयंस होंगे वो पास हो जाएंगे और कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल ट्रैप हो जाएगा, वो ऊपर रह जाएगा। तो हमारा जो ऊपर जो स्टर होकर रेस्ट, अब जो पूरी चीज बच गई है वो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा, और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास अवे हो जाएंगे, तो वहां पर हम कहेंगे हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन प्यूरिफाई हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर में क्या होता है, फिल्टर पेपर से भी कम साइज के पोर्स होते हैं, छोटे साइज के पोर्स होते हैं। तो छोटे साइज के पोर्स होते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रोलिटिक आयंस निकल जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स निकल जाते हैं, लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल वहीं रह जाएगा ऊपर अल्ट्रा फिल्टर के ऊपर, तो वो वापस हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस का बना लेंगे, और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट चला गया तो इस सेंस में हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन प्यूरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन द कोलॉइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम एंड इंप्योरिटीज रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं क्योंकि वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो पार्टिकल्स जो हैवी होते हैं वो नीचे सेटल्ड हो जाते हैं। जैसे अपन दही फेंटते हैं या मट्ठा फेंटते हैं तो आपने देखा होगा कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल्ड हो जाते हैं। वैसे ही कोलॉइडल पार्टिकल्स चूंकि हैवी है वो नीचे सेटल्ड हो जाएंगे, जबकि जो इंप्योर पार्टिकल्स इलेक्ट्रोलाइट के वो सॉल्यूशन में ही बने रहेंगे। तो इस तरीके से अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से भी हम उन्हें प्यूरिफाई कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड के बाद बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट द कोलॉइडल सॉल्यूशंस प्रोसेस और एग्जिबिट। तो सबसे पहले आता है ब्राउनियन मूवमेंट। आप देखोगे कई बार कोलॉइडल सॉल्यूशंस में आपको एक जिगजैग मूवमेंट विजिबल होता है। जैसे आप एयर में देखोगे, डार्क रूम में अगर आप जाओ और एक जगह से अगर सनलाइट कहीं से आ रही है या कहीं से भी लाइट रे आ रही है तो उस लाइट रे में देखना बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जिगजैग मूवमेंट करते हुए दिखते होंगे। या आप कभी थिएटर जाते हो तो पीछे प्रोजेक्टर से जो लाइट रे आती है, थिएटर में सबसे पीछे प्रोजेक्टर होता है जिससे वो पूरी फिल्म को प्रोजेक्ट करते हैं। उस प्रोजेक्शन की लाइट में आप देखना, प्रोजेक्टर की लाइट में आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स एक जिगजैग मोशन करते हुए मिलेंगे। वो एयर के पार्टिकल्स के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल्स मौजूद हैं, दैट इज फॉर्म्स अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है दैट फॉर्म्स अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। वो कोलॉइडल पार्टिकल्स में अपने आप एक रैंडम जिगजैग मूवमेंट होता है जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। पहली बार ये मूवमेंट रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिटेक्ट किया था, इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को अपने नाम पर रख दिया, दैट इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स में ब्राउनियन मूवमेंट देखने को मिलता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। यही एग्जांपल हम उठा सकते हैं जो थिएटर में फिल्म देखने के प्रोजेक्शन का फंडा होता है, प्रोजेक्शन का कंसेप्ट होता है। कभी आप सोचो कि जो प्रोजेक्टर होता है थिएटर्स में वो सबसे पीछे क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो फिल्म प्रोजेक्ट करनी है, जो लाइट है उस प्रोजेक्टर से निकलेगी, वो जितना दूर होगी उतना ज्यादा वो स्प्रेड होगी, उतना ज्यादा वो डिस्पर्स होगी। क्यों डिस्पर्स होगी, क्योंकि बीच में एयर है जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल कोलॉइडल पार्टिकल है। तो वो जो प्रोजेक्टर वाली फिल्म की लाइट रे है वो लाइट रे उन पार्टिकल से टकराएगी और टकरा टकरा कर स्प्रेड होती जाएगी, टकरा टकरा कर स्प्रेड होती जाएगी और अल्टीमेटली वो इतनी बड़ी फिल्म पर, इतनी बड़ी स्क्रीन पर आपको प्रोजेक्ट होती हुई दिखाई देगी। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है कि लाइट रेज जो होती हैं उनको डिफ्लेक्ट कर सकता है, उनको डिस्पर्स कर सकता है हमारा कोलॉइडल पार्टिकल, उनको स्कैटर कर सकता है। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम देखें तो कोलॉइडल पार्टिकल्स में चार्जेस होते हैं और ये चार्जेस का मूवमेंट एक तरफ हो सकता है अगर हम कोलॉइडल पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दे तो। सपोज करो हमारे पास यहां पर एक यूट्यूब है जिसके अंदर हमने कोलॉइडल पार्टिकल रख दिया है, कोलॉइडल सॉल्यूशन इसके अंदर हमने बेसिकली रख दिया है। इसके अंदर हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन यहां रख दिया है और यहां हमने एक फील्ड लगा दी, यहां हमने ये फील्ड लगा दी। तो ये हमने फील्ड लगा दी यहां पर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब मानकर चलते हैं हमारा नेगेटिवली चार्ज सोल है यहां पर, हमारा नेगेटिवली चार्ज सोल है यहां पर, मतलब हमारा नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होते हैं। तो सपोज करो हमारा यहां नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड है यहां पर, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव फील्ड की तरफ चला जाएगा। तो सारे कोलॉइड पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस साइड मूवमेंट दिखाएंगे, इस साइड चले जाएंगे। सो दिस मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल टुवर्ड्स वन ऑफ द इलेक्ट्रोड ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अगर वो मूवमेंट कैथोड के थ्रू हुआ
जो कि नेगेटिवली चार्ज आयंस का होगा, तो इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज कैटाफोरेसिस, तो हम उसको कैटाफोरेसिस कह देंगे। तो बेसिकली ये दिखाते हैं मूवमेंट, द फिनोमेना इन्वॉल्विंग द माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड towards the oppositely charged electrode is called as electrophoresis. So this is called as electrophoresis, and when the movement is of cations, यानी कि मूवमेंट जब कैटायंस का होगा तो इसे कैटाफोरेसिस कहेंगे, और कैटायंस कहां भागेंगे? कैथोड की तरफ। एनायंस का होगा जो एनोड की तरफ भागेंगे तो एनाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस, एनाफोरेसिस दोनों याद रखना। देन वी हैव सेडिमेंटेशन पोटेंशियल और डोम इफेक्ट। क्या होता है? इट्स द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज सेट अप व्हेन अ पर्टिकुलर पार्टिकल इज फोर्स्ड टू मूव इन अ रेस्टिंग लिक्विड। तो पार्टिकल को जब रेस्टिंग लिक्विड में वापस नीचे आना हो तो इसको हम कहेंगे डोम इफेक्ट। मतलब पार्टिकल पहले यहां सारे चले जाएंगे, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी तो इट इज फोर्स्ड टू मूव इनसाइड द लिक्विड नाउ, क्योंकि लिक्विड एक तरफ होगा, पार्टिकल एक तरफ होंगे, जब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। लेकिन जब हमने हटा दिया तो ये वापस चलेगा, तो दिस इज कॉल्ड एज डोम इफेक्ट। इसको हम डोम इफेक्ट कहेंगे। इंपॉर्टेंट होती है सारी टर्म्स। अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स इन 1 सेकेंड, इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स इन 1 सेकेंड अंडर द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया 1 सेकेंड में अंडर 1 वोल्ट ग्रेडियंट, मतलब 1 वोल्टेज अपना ने अप्लाई किया था इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो कितना डिस्टेंस 1 सेकेंड में ट्रैवल करा 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर का अगर हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट लगाया तो वो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो हर कोलॉइडल सॉल्यूशन की अपनी एक इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है। सिंस डिफरेंट कोलॉइड्स हैव डिफरेंट मोबिलिटी, सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैचराइड्स एटसेट्रा। तो प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को, पॉलीसैचराइड्स को, इन सबको सेपरेट करने में हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर कोलॉइडल सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। नाउ एज नेक्स्ट इज व्हाट वी आर हैविंग एज प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलॉइड्स। उससे पहले हमारे पास ये चीज आती है कि कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन क्या होता है। कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन क्या होता है कि हम एक सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं जिससे कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो हो जाते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, मतलब वो अपने ऊपर का चार्ज खत्म कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है, पहले उनके पास चार्ज रहता है, सेम चार्जेस रहते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस नीचे सेटल नहीं होते। लेकिन जब हम कोई एक सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइट का ऑपोजिटली चार्ज आयंस को वो गेन करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल, और नीचे जाकर सेटल्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर का चार्ज हटाकर सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लेते हैं। पहले उनके ऊपर चार्ज था, रिपेल करते थे तो सॉल्यूशन में बने रहते थे। लेकिन हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसमें ऑपोजिटली चार्ज आयंस को उन्होंने गेन करा, सारे चार्जेस अपने ऊपर के खत्म कर दिए, तो सारे मॉलिक्यूल चिपक गए तो ग्रेविटी के कारण नीचे जाकर एग्रीगेट हो गए, नीचे जाकर सेटल्ड हो गए, एग्रीगेट हुए और फिर प्रेसिपिटेट हुए, नीचे जाकर सेटल्ड हुए। इसको हम कह देते हैं बेसिकली कि ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है। अब इस प्रोसेस को हम कोएगुलेशन भी कहते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम कोएगुलेशन कहते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है उसके इलेक्ट्रोलाइट की एक फ्लोक्यूलेटिंग या कोएगुलेटिंग वैल्यू होती है जो कि उसकी कोएगुलेटिंग पावर डिफाइन करती है। क्या होता है, चर्चा करते हैं। द प्रेसिपिटेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज कोएगुलेशन। तो जब पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड फेस में क्या हो जाए, नीचे जाकर सेटल्ड हो जाए, पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट हो जाए, इसे कोएगुलेशन कहेंगे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ वन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन वैल्यू। कितना इलेक्ट्रोलाइट कम से कम चाहिए ताकि हम 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट कर सके, तो वो मिनिमम वैल्यू जो इलेक्ट्रोलाइट की लगेगी वो उसकी कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन वैल्यू होती है। इसको फ्लोकुलेशन वैल्यू या कोएगुलेशन वैल्यू कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ कोएगुलेशन वैल्यू इज रिगार्डेड एज द कोएगुलेटिंग पावर, और जो कोएगुलेशन वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा उसको हम कोएगुलेटिंग पावर कह देंगे। तो बेसिकली कोएगुलेटिंग पावर इज Cp व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग वैल्यू Cv। जितना Cv कम होगा, मतलब जितनी कोएगुलेटिंग वैल्यू कम होगी, मतलब उतना कम इलेक्ट्रोलाइट लगा आपको 1 मोल कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने में, मतलब वो कोलॉइडल अच्छी पावर का था तभी कम लगा। तो कम लगेगा जितना कोलॉइडल वैल्यू उतनी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ नेक्स्ट इज हार्डी-शुल्ज रूल। इस पे 3 स्टार बना लेना क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस का। हार्डी-शुल्ज रूल यही कहता है कि हायर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयंस द ग्रेटर विल बी इट्स पावर टू प्रेसिपिटेट द सोल। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आयंस मौजूद है, उस आयंस की जितनी अच्छी पावर होगी, जितनी अच्छी उसकी वैलेंसी होगी, उतना ज्यादा उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी और उतनी कम उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू होगी। फिर मतलब उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के उतने कम अमाउंट आपको चाहिए रहेगा 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने में। सो
एग्जाम्पल ऑर्डर ऑफ कोएजुलेटिंग पावर देखो, एल्यूमिनियम की +3 है सबसे अच्छी पावर, फिर Ba+2 है थोड़ी कम, Na के पास सिर्फ एक ही प्लस है सबसे कम कोएजुलेटिंग पावर है। इवन नेगेटिव में भी नेगेटिव आयंस पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए काम आएंगे। फॉस्फेट आयन की सबसे ज्यादा है, सल्फेट आयन की उससे कम है, क्लोराइड आयन की और कम है। तो बेसिकली दीज आर कॉल्ड एज कोएजुलेटिंग पावर। इन्हें आप कोएजुलेटिंग पावर्स बता सकते हो कि जिसके ऊपर आयन ज्यादा होंगे, वैलेंसी ज्यादा होगी, उसकी कोएजुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। हार्डी-शुल्ज रूल आपको सिंपली ये कहता है। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज हार्डी-शुल्ज रूल। नाउ एज लायोफोबिक सोल्स आर अनस्टेबल, एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर गेट easily precipitated, the addition of lyophilic colloids like gum, soap, etc. makes it difficult to precipitate. The process is known as protection and the lyophilic colloids are termed as protective colloids. लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या होते हैं? बहुत इजीली नीचे जाकर जम जाते हैं, नीचे जाकर कोएजुलेट हो जाते हैं, नीचे जाकर प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वैसे डिस्पर्जन मीडियम से पटती नहीं है, डिस्पर्जन मीडियम से वो नफरत करते हैं, रिपेल करते हैं, तो वो नीचे जाकर सेटल हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई हम लायोफिलिक कोलॉइड डाल दे, लायोफोबिक कोलॉइड के प्रेसिपिटेशन को वो रोक देंगे। लायोफिलिक कोलॉइड अगर हम डालेंगे तो वो लायोफोबिक कोलॉइड के प्रेसिपिटेशन को रोक देंगे। इस में हम मानेंगे कि लायोफिलिक कोलॉइड्स एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड की तरह आ गया लायोफोबिक को बचाने, मतलब लायोफोबिक को प्रेसिपिटेट होने से रोकने के लिए लायोफिलिक कोलॉइड का हमने सारा लिया, तो लायोफिलिक कोलॉइड विल बी प्रोटेक्टिव कोलॉइड एंड द लायोफिलिक कोलॉइड्स आर टर्म्ड एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। तो इसको हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स कहेंगे। नाउ गोल्ड नंबर, व्हाट इज द गोल्ड नंबर? It is the minimum weight which must be added to 10 ml of a standard red gold salt so that no coagulation takes place when 1 ml of 10% NaCl solution is rapidly added to it. अगर हमने 10% NaCl का 1 ml सैंपल किसी coagulation, किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में मिक्स किया है तो वहां पर वो नीचे प्रेसिपिटेट होगा। लेकिन अब उसके प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए तो जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड का मिनिमम वेट हमें ऐड करना पड़ेगा वो उस प्रोटेक्टिव कोलॉइड का गोल्ड नंबर होगा। समझ आया? हमारा रेड गोल्ड सोल है, उसमें हम 10% NaCl का 1 ml मिलाएंगे तो वो नीचे प्रेसिपिटेट करने लगेगा। अब हम अपने प्रोटेक्टिव कोलॉइड को लाएंगे और हम बोलेंगे भैया तुम प्रोटेक्टिव कोलॉइड जो हो, तुम्हारा जो मिनिमम वेट है मिलीग्राम में, वो जो हम ऐड करेंगे सो दैट तुम इस प्रेसिपिटेशन को रोक सको, वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड का गोल्ड नंबर बन जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज इट्स गोल्ड नंबर। नाउ दीज आर द कोलॉइड सॉल्यूशंस ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। इमल्शंस क्या होते हैं? इमल्शंस की बात कर रहे हैं तो लिक्विड का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसे इमल्शन कहते हैं, जिसमें डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है। एक्ट एज द डिस्पर्स फेज एज वेल एज द डिस्पर्जन मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज इमल्शन। इमल्शन 2 टाइप के होते हैं, एक ऑयल इन वाटर टाइप और एक वाटर इन ऑयल टाइप। ऑयल इन वाटर मतलब मिल्क इन विच टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड फैट आर डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो जो ऑयल होगा जिसमें टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड फैट होता है वो डिस्पर्स्ड होगा वाटर में, या फिर वाटर इन ऑयल होगा जिसमें स्टिफ ग्रीसेस इन विच वाटर बीइंग डिस्पर्स्ड इन lubricating oils। तो वाटर डिस्पर्स्ड होगा lubricating oil में। ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन ऑफ इमल्शन a small amount of some substances such as soap, gum, agar and protein etc. are added to stabilize the emulsion। जब हम इमल्शन प्रिपेयर करते हैं तो कुछ स्मॉल सब्सटेंसेस सोप के, गम के, अगर एंड प्रोटीन वर एडेड टू स्टेबलाइज द इमल्शन। These substances are known as emulsifying agents। इन सब्सटेंस को हम emulsifying agents कहते हैं जो इमल्शंस को स्टेबल करने का काम करते हैं। तो जो इमल्शंस को स्टेबल करते हैं उन्हें हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स कहते हैं। तो दीज आर इमल्सिफाइंग एजेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू दी कोलॉइडल स्टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर हमने समरी पूरी कंप्लीट कर ली है, हमने कंसेप्ट पूरे समझ लिए हैं, पूरे तरीके से पढ़ लिए। नाउ हम मूव करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नहीं कहते कि क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएंगे, बट यस इसी से कंसेप्ट से जुड़ा हुआ कोई ना कोई सवाल आपको जरूर मिल सकता है। तो मुद्दा क्वेश्चन नहीं है, मुद्दा है कंसेप्ट का। कंसेप्ट को यहां पर समझते हैं। पहला, फॉग इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ, फॉग इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। बेसिकली गैस होती है पूरी तरीके से और उसमें अगर आपका लिक्विड आ जाता है तो वो एरोसोल ऑफ लिक्विड फॉर्मेशन करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड इन सॉल्ट। तो लिक्विड पार्टिकल्स डिस्पर्स इन अ गैस, बिल्कुल सही है, लिक्विड पार्टिकल्स डिस्पर्स इन अ गैस। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो एज पर द ऑप्शंस ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर हो जाएगा। फॉग इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन अ गैस। स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है जिसका फर्स्ट आंसर है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। हमें ये बताना है करेक्टली मैच्ड कौन सा इनमें से। इमल्शन स्मोक, नहीं भैया स्मोक इमल्शन का एग्जांपल कैसे हो सकती है? इमल्शन तो लिक्विड होता है, स्मोक में लिक्विड कहां से आ गया? जेल एंड बटर, यस बटर इज अ फॉर्म ऑफ अ जेल, ये बिल्कुल सही है।
तो बटर इज एन एग्जांपल ऑफ जेल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि उन्होंने करेक्टली मैच पूछा है तो यही करेक्ट है। एरोसोल हेयर क्रीम मैचिंग सही नहीं है, सोल विप्ड क्रीम बिल्कुल मैचिंग सही। जेल और बटर जो है, मतलब बटर इज एन एग्जांपल ऑफ जेल, तो ये बिल्कुल सही एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशंस। हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशंस की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी। हाइड्रोफिलिक आपको पता है, जिसमें आपका डिस्पर्स फेस का पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल, जो कि वाटर का रहेगा क्योंकि हाइड्रो वर्ड यूज कर लिया है, तो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल के साथ अट्रैक्टेड रहेगा। तो डिस्पर्स फेस का पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल के साथ अट्रैक्टेड रहे, उसे हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे। हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेस कैन बी इजीली ऑब्टेन, बिल्कुल डिस्पर्स फेस का हाई कंसंट्रेशन आप ऑब्टेन कर सकते हो हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशंस के अंदर, ये बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टी होती है। क्वाजुलेशन इज रिवर्सिबल। क्वाजुलेशन एक बार अगर बन गया प्रेसिपिटेट तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो बाय एडिंग सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट, कोई एक सर्टेन एक पेप्टाइजिंग एजेंट आप डालोगे तो पेप्टाइजिंग एजेंट से वो वापस सोल्यूशन बन जाएगा, तो ये भी रिवर्सिबल है, बिल्कुल सही है। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर नियरली द सेम एज दैट ऑफ वाटर, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है और ये गलत है, तो हेंस यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि जो विस्कोसिटी होती है वो वाटर से ज्यादा होती है बट सरफेस टेंशन वाटर से कम होता है हाइड्रोफिलिक का। ठीक है, तो ये बात याद रखना, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर है? बिकॉज विस्कोसिटी इज हायर देन वाटर। विस्कोसिटी किसकी? डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स की। हायर देन वाटर, जो कि डिस्पर्जन मीडियम है हमारा, इज हायर देन वाटर, सो विस्कोसिटी इज हायर देन वाटर बट सरफेस टेंशन इज लेस देन वाटर, और जो सरफेस टेंशन होगा वो कम होगा, सो सरफेस टेंशन इज लेस देन वाटर, तो सरफेस टेंशन जो होगा वो पानी से कम होगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, नियरली द सेम बोल रहे हैं, गलत स्टेटमेंट है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। द चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम एंड इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये भी सही स्टेटमेंट है कि जो पीएच होगा वो उस पर डिपेंड करेगा चार्ज, और वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशंस? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी ज्यादा होगी, सरफेस टेंशन कम होगा, दोनों नियरली सेम नहीं होंगे। स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? Among the following the surfactants that will form Michel in aqua solution at the lowest molar concentration at ambient condition is, okay, at the ambient condition is, sorry, ambient मतलब atmospheric condition में सबसे lowest molar concentration किसका होगा? देखो, जिसका सबसे lowest molar concentration होगा, जो मिशेल फॉर्म कर सकता है, बेसिकली मिशेल फॉर्म कर सकता है, उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन का मतलब मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होना चाहिए, तभी कंसंट्रेशन आपका कम होगा। सो द सर्फेक्टेंट्स दैट विल हैव सर्फेक्टेंट्स which will have maximum molecular mass, which will have maximum molecular mass will form Michel easily, क्योंकि उसी का कंसंट्रेशन सबसे कम होगा, तो एट द लोएस्ट मोलर कंसंट्रेशन वही फॉर्म करेगा। तो हमें बस ये पता करना है किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। यहां 11 कार्बन है, यहां 3 और 1, यहां 6, यहां 11 और यहां सल्फेट है 3, ओके, ये 15 है। ए ऑप्शन बिल्कुल हमारे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास इसका ही है। ये 15 कार्बन है भाई, 15 कार्बन है, यहाँ 15 कार्बन नहीं है, 15 और 3 18 है, बल्कि ये CH3 और CH2 ग्रुप मिलाकर, और एक यहाँ पर भी है 19 कार्बन होगा। यहाँ उतने कार्बन है ही नहीं, 11 3 और 1 15 ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो 11 और 3 14, एक सल्फर आ गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसको कहेंगे हेक्साडेकाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। हेक्साडेकाइल 16 है ना, और ये 3 है, तो ट्राइमिथाइल अमोनियम N+ अमोनियम ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा हेक्साडेकाइल
डेकाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा, हेंस यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो मिशेल फॉर्मेशन करेगा एट द लोएस्ट कंसंट्रेशन, सबसे कम कंसंट्रेशन पे यही अच्छा मिशेल फॉर्म करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ब्रोकन टू फॉर्म कोलॉइडल पार्टिकल्स। ये वो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड बना रहे हैं। एक बड़ा पार्टिकल ले लिया जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, उसको तोड़ा और कोलॉइडल पार्टिकल बना लिया जिसका रेडियस 1000 एंगस्ट्रॉम है। 1000 एंगस्ट्रॉम मींस 1000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, और फिर इसको सेंटीमीटर में करना है तो इट विल बी 1000 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसलिए क्योंकि यहां जो रेडियस दिया है बड़े वाले पार्टिकल का, उसका भी सेंटीमीटर में दिया है, तो इट विल बी 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कितने कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे। बहुत इजी है, हम दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो पहले पूरा वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोलॉइडल पार्टिकल, सो वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोलॉइडल पार्टिकल, मान लेते हैं पार्टिकल स्फीयर होते हैं, तो लार्ज कोलॉइडल पार्टिकल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब करके, अज्यूमिंग all particles are spherical in shape, assuming all particles are spherical in shape, all particles are spherical in shape, सारे पार्टिकल स्फेरिकल शेप के हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बड़े पार्टिकल का जो वॉल्यूम हो गया वो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है, जहां पर हम रेडियस रख देंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई, व्हाट इज आर, 1 सेंटीमीटर, तो इट विल बी 1 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोलॉइडल पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ ईच कोलॉइडल पार्टिकल का वॉल्यूम कितना हो गया, वो भी स्फेरिकली होगा, तो 4/3 पाई, छोटा आर लगेगा तो पाई आर क्यूब, यहां पर क्या हो जाएगा, इट विल बी 4/3, सो इट विल बी 4/3 पाई 10 की पावर -5 का क्यूब। सो नाउ नंबर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स विल बी, नंबर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स विल बी, कैसे निकलेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर पार्टिकल या वॉल्यूम ऑफ लार्ज पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, कैसे निकलेगा, 4/3 पाई 1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई 10 की पावर -5 का क्यूब, कुछ नहीं, 4/3 पाई कैंसिल, 1 क्यूब अपॉन 10 की पावर -5, तो 1 क्यूब तो कुछ बचा ही नहीं, 1 ही रह गया, 10 की पावर -5 का क्यूब 10 की पावर -15, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 15, तो इतने कोलॉइडल पार्टिकल्स बनेंगे, 10 की पावर 15 कोलॉइडल पार्टिकल्स विल गेट फॉर्म। तो 10 की पावर 15 कोलॉइडल पार्टिकल्स यहां बनेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, 10 की पावर 15। तो ये 10 की पावर 15 हमारा आंसर है, ये ए ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल था ये, तो मैथ्स का क्वेश्चन ज्यादा था, केमिस्ट्री का कम था, बट ये क्वेश्चन भी आपका मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स का एक कंसेप्ट क्लियर करता है कि बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल कोलॉइडल पार्टिकल में के साइज में टूट रहा है, तो ये भी हमारा मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड भी बन सकता है।
क्लियर हो गया? तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्लियर हुआ ये 5 क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आइडिया लगता है कि जेईई मेंस में पिछले कुछ सालों में कैसे सवाल पूछे गए थे, जिस पर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले सालों में कैसे सवाल पूछेंगे। तो जेईई मेंस का सवाल पर आते हैं। जेईई मेन 2013 का ऑनलाइन पेपर का में ये सवाल पूछा था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्मोक इज एन एग्जांपल ऑफ, स्मोक इज एन एग्जांपल ऑफ। तो स्मोक भैया सॉलिड इन गैस, सॉलिड के पार्टिकल्स गैस के अंदर डिस्पर्स रहेंगे, तो इट इज सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस में। सॉलिड इन गैस, तो इट इज ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इट इज सॉलिड इन गैस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इट्स अ सॉलिड जो होगा डिस्पर्स फेस का पार्टिकल होगा, और गैस में डिस्पर्स रहेगा, तो गैस जो होगी वो डिस्पर्जन मीडियम होगी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस। स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। एडिशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन टू द इमल्शन फॉर्म्स। लायोफिलिक सॉल्यूशंस इमल्शंस में क्यों ऐड करते हैं? ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के अराउंड वो चिपक जाते हैं और डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स को पास आने नहीं देते, जिससे वो एग्रीगेट नहीं होते। एग्रीगेट होने के बाद नीचे कोएजुलेट या प्रेसिपिटेट होने से बचा ले उनको। यानी कि हमारे जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स होते हैं, क्योंकि डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के आसपास अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेते हैं, जिससे वो नीचे सेटल्ड नहीं होंगे। तो दे फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव फिल्म अराउंड द डिस्पर्स्ड फेस। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव फिल्म अराउंड द डिस्पर्स्ड फेस। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव फिल्म अराउंड द डिस्पर्जन मीडियम। नहीं, डिस्पर्जन मीडियम को कोई मतलब ही नहीं है। हमारा जो प्रेसिपिटेट करता है वो डिस्पर्स फेस का पार्टिकल करता है, जो नीचे कोएजुलेट होता है वो डिस्पर्स फेस का पार्टिकल होता है। तो बचाना किसको? डिस्पर्स फेस के पार्टिकल को। तो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के अराउंड ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेते हैं, जो कि लायोफिलिक कोलॉइड्स करते हैं, और इसलिए इनको प्रोटेक्टिव कोलॉइड भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ये क्वेश्चन था जेईई मेन ऑनलाइन 2013 का सवाल था। जेईई मेन ऑनलाइन में 2013 का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जेईई मेन ऑनलाइन 2013 का ही सवाल है बेसिकली ये भी। इसमें पूछा गया था माइग्रेशन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। ध्यान से सुनना, द माइग्रेशन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। कई लोग इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कह देंगे। भैया वो कोलॉइडल पार्टिकल का मूवमेंट था। अगर कोलॉइडल पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें भी कैटायन मूव करे तो कैटाफोरेसिस, एनायन मूव करे तो एनाफोरेसिस। लेकिन यहां डिस्पर्जन मीडियम मूव कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमने बीच में एक ऐसा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया जिसमें डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया। तो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, तो अब क्या होगा? डिस्पर्स फेस के मीडियम का डिस्पर्स्ड फेस का पार्टिकल खुद नहीं जा सकता, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम बोलेगा यार मैं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकता हूं। याद करो, हमने वो जो डायग्राम बनाया था उसमें हमने ये कहा था कि ये मान लो ये यू शेप ट्यूब है, इसमें हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगा दी, एक पर्टिकुलर ऑपोजिट चार्ज की यहां लगा दी, ये हो गया प्लस माइनस, और ये कनेक्ट कर दिया इसको, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। और यहां पर अपने पास ये चीजें आ गई, ये डिस्पर्स फेस का पार्टिकल, ये यहां पर कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और यहां पर हमने किसी चीज से उसको रोक दिया, यहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दी, जिससे हमने उसको पार्टिकल को मूव होने से रोक दिया। तो क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग, और डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल मूव करेगा तो ये ऑस्मोसिस हो जाएगा, क्योंकि जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर जाए, सॉल्यूट को वहीं छोड़ के थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, तो इसको कहेंगे हम ऑस्मोसिस, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ये भी हमें 2013 में जेईई ऑनलाइन एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज जेईई मेन 2013 का है, बट ऑफलाइन एग्जाम का है। क्वेश्चन पूछ रहा है द कोएजुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग आयंस दिस Na+, Al3+ and Ba+ फॉर आर्सेनिक सल्फाइड सोल इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। हार्डी-शुल्ज रूल लगाना है। हार्डी-शुल्ज रूल ने कहा था कि उस आयन की कोएजुलेटिंग पावर ज्यादा होगी जिसके ऊपर वैलेंसी ज्यादा हो, मतलब जिसके आयन का जो चार्ज है वो ज्यादा हो, जिसके ऊपर चार्ज ऑफ आयन ज्यादा हो। अब एक चीज क्लियर है, आर्सेनिक सल्फाइड इज अ नेगेटिवली चार्ज सोल, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन।
इट्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। हमें ये पता है कि ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। कौन? आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड इज AS2S, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो इसको कोएजुलेट करने के लिए, इसको कोएजुलेट करने से रोकने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड होगा दैट मस्ट कंटेन्स ऑपोजिटली चार्ज, मतलब इसको बेसिकली कोएजुलेट करने से, नॉट कोएजुलेट करने से, रोकने से, वो तो प्रोटेक्टिव कोलॉइड करेगा। इलेक्ट्रोलाइट से वो अपोजिट आयंस लेंगे, चार्जेस खत्म करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा उसको खत्म करेगा, एग्रीगेट होगा, नीचे जाकर प्रेसिपिटेट होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे ताकि कोएजुलेट हो जाए। तो वो इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से कोएजुलेशन करेगा जिसका चार्ज ज्यादा होगा। तो एल्यूमिनियम +3 का चार्ज सबसे ज्यादा, वो सबसे अच्छे से करेगा, उससे कम बेरियम +2 करेगा, और उससे कम सोडियम प्लस करेगा। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू हार्डी-शुल्ज रूल। दिस इज अकॉर्डिंग टू हार्डी-शुल्ज रूल। तो ये हार्डी-शुल्ज रूल के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये हार्डी-शुल्ज रूल के हिसाब से होगा। तो एल्यूमिनियम +3 सबसे ज्यादा, फिर बेरियम +2, फिर सोडियम प्लस। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है एज पर दी ऑप्शन गिवन। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? ये करेक्ट आंसर हो गया। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऊपर का चार्ज सबसे ज्यादा है, फिर बेरियम +2 का कम है, फिर सोडियम। तो सबसे अच्छी पावर एल्यूमिनियम +3 की होगी, और हमें यही बताना था कोएजुलेटिंग पावर। तो ये कोएजुलेटिंग पावर एल्यूमिनियम +3 की सबसे ज्यादा होगी। स्क्रीनशॉट लेते हैं। विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन जो जेईई मेन 2013 का ही सवाल है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 एक्सेस इज एडेड टू KI सॉल्यूशन। AgNO3 एक्सेस में और इट इज एडेड टू KI सॉल्यूशन। तो AgNO3 प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी का यहां पर इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर बनेगा AgI प्लस KNO3, बट क्योंकि AgNO3 वॉज इन एक्सेस तो जो कॉमन आयंस होंगे AgNO3 में और इस AgI में वो इसको सराउंड कर लेंगे। तो देयर विल बी सो मेनी ऑफ Ag प्लस आयंस अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी। पहली लेयर जो बनेगी वो Ag प्लस की बनेगी, दूसरी लेयर NO3 माइनस की बनेगी। दोनों लेयर के बीच का जो दोनों लेयर्स होती है उसको हम फर्स्ट लेयर को फिक्स लेयर कहते हैं, सेकेंड लेयर को मोबाइल लेयर कहते हैं, और जो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसे हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, क्योंकि दोनों लेयर को हेल्महोल्ट्ज लेयर भी कहा जाता है। तो दिस इज Ag प्लस। अब इन्हें क्वेश्चन क्या पूछा? एडेड टू KI सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज सोल्ड पार्टिकल्स ऑफ AgI आर फॉर्म्ड। पॉजिटिवली इसलिए क्योंकि Ag प्लस इसको सराउंड कर रहा है। दिस इज ड्यू टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन Ag प्लस। आंसर मिल गया, Ag प्लस हमारा आंसर है, ये आंसर है हमारा, क्योंकि Ag प्लस ही जो होगा वो यहां पर इसको एब्सॉर्ब कर रहा है। तो देयर आर सो मेनी ऑफ Ag प्लस विच आर सराउंडिंग दिस। तो बहुत सारे Ag प्लस हैं जो इसको क्या कर रहे हैं? सराउंड कर रहे हैं। तो AgI को Ag प्लस सराउंड करते हुए जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एज द पॉजिटिवली चार्ज सोल। तो AgNO3 क्यों? क्योंकि प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन से जो प्रोडक्ट बना AgI उसमें उसके आयन सराउंड करेंगे जो कॉमन होंगे, जो AgNO3 एक्सेस के साथ कॉमन होंगे। तो ये एक्सेस में तो इसके साथ कॉमन कौन से हो गए? Ag प्लस आयन। AgI और AgNO3 में Ag प्लस आयन कॉमन हो गए, तो वो Ag प्लस आयन कॉमन होकर उसको प्रेफरेंशियली फर्स्ट लेयर बनाकर एड्सॉर्ब कर लेंगे। तो पूरा कोलॉइडल जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज माना जाएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड लेयर होती है फर्स्ट लेयर। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है डे 16 का क्रैश कोर्स। डे 16 का कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने समरी भी देख ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिया एंड फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए। अब आगे हम लोग करेंगे रिवीजन को, मतलब अभी तक जितने टॉपिक्स पढ़े लास्ट 5 दिनों में वो सभी का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लेकर आएंगे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो डे 17 का टॉपिक होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप यूट्यूब पर कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो या कोई लेक्चर आपको मैग्नेट बेस IIT JEE पर पूरा सीक्वेंस में अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं मिल रहा है, तो सबसे बेहतर तरीका आप magnetbase.com पर आकर विजिट कर सकते हो। यहां पर सारे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में मिलते हैं, और सिर्फ क्रैश कोर्स नहीं बल्कि रेगुलर IIT JEE के भी कोर्स मिलेगा आपको। रेगुलर जो कोर्स चल रहा है जिसमें DPPs दी जाती हैं, क्विक थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, आपको कंसेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, MCQs क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब कराए जाते हैं। और क्रैश कोर्स भी आपका जो YouTube पर मिल रहा है वो भी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा और प्रॉपर सीक्वेंस में अवेलेबल होगा। डे 1 से लेकर सारे डेज तक का नीचे एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग होगी, जिसको आप किसी भी बटन पर क्लिक करोगे वीडियो पर तो एक हाई क्वालिटी का बफर फ्री वीडियो रन होगा।
और साथ ही आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कराई जा रही है, आईआईटी जेई की नीट की तैयारी भी आपको मिल रही है और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे यूट्यूब चैनल की बात करें चाहे वेबसाइट की बात करें, दोनों पर बिल्कुल फ्री है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो कोई कोड लगाना है, कोई सब्सक्रिप्शन लेना है या कोई पैकेज बाय करना है, कुछ नहीं। 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर और वेबसाइट पर भी। तो बिल्कुल फायदा उठाएं। अपने जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि कहां से हम प्रिपरेशन करें आईआईटी की या नीट की, वो भी ज्यादा फीस नहीं देना चाहते, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप करना चाहते हो तो ये चैनल है जहां पर क्वालिटी कंटेंट मिलता है। वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का। और साथ ही आपको यहां पर हर चीज, स्टडी मटेरियल, गाइडेंस, मोटिवेशनल, नोटिफिकेशन, सारी चीजों का अपडेट भी मिलता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और चैनल का लिंक बाकियों के साथ भी शेयर करेंगे। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।